हेलो यार ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ओवर देयर। सो गाइस, आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं ये केरला हाई कोर्ट का केस है जिसमें 250 रिट पिटीशन की सुनवाई एक ही साथ की गई, यानी कि बैच ऑफ रिट पिटीशन 250 रिट पिटीशन की सुनवाई एक साथ की और वो 250 रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया। वो रिट पिटीशन सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 को चैलेंज कर रही थी, जो कि बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, यानी कि 250 डायरेक्टर्स जो 164 सबसेक्शन 2 के तहत डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन सब के सब लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की थी, जिसको केरला हाई कोर्ट ने क्लब करके एक साथ ही डिसमिस किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2 बात किसकी करता है डिस्क्वालिफिकेशन में। जो भी सीए फाइनल का स्टूडेंट है, सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट है और सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल का है, उनके लिए तो रेलिवेंट है ही। सीए इंटर वाले और वगैरह वगैरह जो स्टूडेंट है, एलएलबी एलएलएम वाले, नॉलेज पर्पस के लिए इसको देख सकते हैं। तो देखिएगा सबसेक्शन 2 बात क्या करता है, पहले किसकी झलक दे देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, अगर उस कंपनी ने लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न दोनों में से किसी एक को फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, तो उस कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, बराबर। और 167 ये बोलता है कि अगर 164 की कोई से भी डिस्क्वालिफिकेशन आपको लगती है तो आपको 167 के अंदर आपके डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। यही 2 सेक्शन की लड़ाई थी, ध्यान से सुनिएगा। केरला हाई कोर्ट ने 250 रिट पिटीशन को एक साथ डिसमिस किया। बहुत मजा आएगा, कोर्ट रूम का माहौल देखने को मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि एडवोकेसी स्किल किसको बोलते हैं, कैसे तोड़ मरोड़ के कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ में अपनी बात रखता है। बहुत मजा आएगा। 546 पेजेस का ये पूरा जजमेंट था जिसको मैंने पढ़ा और जिसका मैं क्रक्स बता रहा हूं, जो आपके लिए रेलिवेंट है। ये आपके करियर पे भी बहुत काम आएगा, ये आपके इंटरप्रिटेशन को भी बहुत बढ़ाएगा। और कल को अगर आप एनसीएलटी या कॉर्पोरेट लॉयर या कॉर्पोरेट लॉ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू, ट्रस्ट मी। वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है। सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा है। 250 रिट पिटीशन को एक साथ डिसमिस किया। मुद्दा यही था, 164 और 167 को चैलेंज किया गया था और ये उन डायरेक्टर्स ने चैलेंज किया जो 164 के तहत डिस्क्वालीफाई। क्या मुद्दा था सर, क्या आर्ग्यूमेंट्स था, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट ये था, यानी कि जो 250 डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई, उनके वकील का कहना था कि भाई एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारे रीजन की वजह से नहीं फाइल कर सकते, जैसे कि क्या, पेंडेमिक, लॉकडाउन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। इसके लिए इतनी बड़ी सजा कि डायरेक्टर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। पहला मुद्दा ये थोड़ा सा मुझे यूजलेस लगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए डायरेक्टर को। 164 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है और बहुत आर्बिट्ररी और बहुत सख्त प्रोविजन है 164 का। ऐसा जो 250 डायरेक्टर्स है ना, उनके अपने अपने लॉयर बता रहे हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी तो दो, एकदम ही निकाल ही देते हो। और जबकि 164(2) के अंदर कंपनी की डिफॉल्ट होती है, 164(1) के अंदर डायरेक्टर्स का पर्सनल डिफॉल्ट होता है, तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। तो बोले बेचारे डायरेक्टर को इतना ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, अपॉर्चुनिटी तो दो। ये पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बता रहा हूं, फिर हुआ क्या ये भी बताऊंगा। तीसरा, इनका कहना है 455 सबसेक्शन 4 पढ़िए। 455 सबसेक्शन 4 पे ये लिखा है कि यदि कोई कंपनी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से अगर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल कर रही है, तो रजिस्ट्रार उनको नोटिस भेजता है कि भैया जवाब दो, क्यों नहीं भर रहे हो, नहीं तो मैं आपका कंपनी का नाम मेरे डोरमेंट कंपनी वाले रजिस्टर में एंट्री कर दूंगा कि आपकी कंपनी डोरमेंट है। तो बोले अगर आप 455 को ध्यान से पढ़ें तो यहां पे भी मैंडेटरी बोला है कि आरओसी को एक बार नोटिस भेजना है। अगर 2 साल हो गया फाइनेंशियल ईयर और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल हुआ है तो नोटिस दो। उस हिसाब से अगर देखो तो 164(2) के अंदर जब वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो भैया उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बीइंग हर्ड नोटिस देना चाहिए, नहीं दे रहे। बहुत कड़क प्रोविजन बनाए गए हैं और इस हिसाब से उसको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज कर दिया गया था, बताता हूं कैसे। और ये बोला डायरेक्टर्स के पास कोई रेमेडी नहीं है, कोई रेमेडी नहीं। 164(2) में एक बार वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना, उसके पास कोई रेमेडी नहीं है। एक आपने प्रिंसिपल सुना होगा, ऑडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि आप कहीं पे भी कोई भी काम हो रहा है, वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो उसको सुनवाई का मौका तो दो। तो ऑडी अल्ट्रम पर्टम भी तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको नेचुरल जस्टिस भी नहीं दे रहे हो, बराबर।
सबसे मेन मुद्दा ये था, सबसे मेन मुद्दा ये था, ध्यान से सुनना, 164(2) को बोले रेट्रोस्पेक्टिवली ना लगाया जाए, उसको प्रोस्पेक्टिवली लगाया जाए, यानी कि जब से प्रोविजन आया उसके बाद से लगाया जाए, उसके पहले नहीं लगाया जाए। अभी सुनना, 164(2) यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 का 164(2) 1/4/2014 से इफेक्ट में आया। तो इनके लॉयर्स का कहना था कि भाई अगर 14-15, 15-16, 16-17 लगातार 3 साल तक ऐसा डिफॉल्ट होता है तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करो। अब मान लीजिए, अब इसमें बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे थे जिनने क्या किया आपको पता है क्या, जो 12-13, 13-14 और 14-15 ऐसे करके, यानी कि यहां पे तो प्रोविजन आया था, उसके पहले अगर डिफॉल्ट है तो भैया रेट्रोस्पेक्टिवली मत लगाओ ना, प्रोस्पेक्टिवली लगाओ, इनका कहना है। इनका लॉजिक क्या था इसके पीछे, सुनना। पुराना वाला जो कंपनीज एक्ट 1956 था ना, वो प्राइवेट कंपनी जो होती थी ना, प्राइवेट कंपनी, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करता था। लगातार 3 साल तक अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न नहीं कर रहे हो ना, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता था। जब नया वाला कंपनीज एक्ट 2013 आया, जो 1/4/2014 को आया था, वो प्राइवेट कंपनी को भी कवर कर लिया कि प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर भी लगातार 3 साल तक अगर फाइनेंशियल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कहलाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी को 1/4/2014 यानी कि जब नया कंपनीज एक्ट 2013 आया तब से कवर किया, उसके पहले 1956 में नहीं कवर करता था। तो इनने ये बोला कि भैया प्राइवेट कंपनी के लिए देखो कोई प्रोविजन नहीं था 1956 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्राइवेट कंपनी के लिए। ये प्राइवेट कंपनी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन को पहली बार लाया गया 1/4 से। तो जब पहली बार लाया गया तो भैया जब से लाया गया तब से फॉलो करो ना, पीछे से मत फॉलो करो। तो कोर्ट ने बोला ये बात तुम्हारी सही है, और यही इंपॉर्टेंट मुद्दा था इसका कि अब यानी कि 1/4/2014, 15, 15-16, 16-17 ये लगातार 3 साल, या इसके बाद लगातार 3 साल अगर कोई प्राइवेट कंपनी डिफॉल्ट करती है तब उस प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे। यानी कि सर मान लीजिए 11-12, 12-13, 13-14, यानी कि ये प्रोविजन आने के पहले अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने लगातार 3 साल डिफॉल्ट किया, उसका क्या, कोर्ट ने उसको साफ सेट असाइड कर दिया, बोले रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइवेट कंपनी में नहीं लगेगा, प्राइवेट कंपनी में प्रोस्पेक्टिवली लगेगा, पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली आज भी लगेगा। तो यहां पे जो रियायत दी गई है कि भाई पहले से नहीं लगेगा, वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए, और उसका दलील भी क्या है, उसका लॉजिक भी क्या है, उसका लॉजिक ये है कि प्राइवेट कंपनी 1956 में कवर नहीं होती थी, वो 1/4/2014 को जब ये 164(2) द कंपनीज एक्ट 2013 का आया तब से वो कवर होने लगी। बराबर है क्या? तो ये लॉजिक था, जब प्राइवेट कंपनी को पहली बार कवर किया तो इसके लिए क्या करो, प्रोस्पेक्टिव। तो प्राइवेट कंपनी के लिए बस छूट दी गई है, बाकी के लिए रेट्रोस्पेक्टिव लग सकता है। तो यहां पे बहुत सारे डायरेक्टर, जो 250 डायरेक्टर है ना, बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे थे जिनकी कंपनी में 1/4/2014 के पहले से डिफॉल्ट आ रहा था, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो वो डिस्क्वालीफाई होने से बच गए इस प्रोविजन की वजह से। लास्ट एक बहुत प्यारा आर्ग्यूमेंट था जिसका रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा क्या था ये, कि बोले 164(2) जो है ना, वो बार लगाता है। अगर आपको मैं बताऊं 164(2) में क्या है कि अगर आप लगातार 3 साल तक डिफॉल्ट किए तो जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी में आप दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगे, ऐसा बोला है, और किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं होगे अगले 5 साल अगर आपने ढंग से पढ़ा। यानी कि जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है उस कंपनी में आप दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगे, यानी कि जब तक आपका टेन्योर है तब तक चलेगा, दोबारा रीअपॉइंट नहीं होगे जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है, और बाकी कोई कंपनी में आप अपॉइंट नहीं होगे। अपॉइंट वर्ड यूज किया है, यानी कि जिस कंपनी में डिफॉल्ट वहां रीअपॉइंट नहीं, और बाकी किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं अगले 5 साल तक। बराबर है क्या? तो इनका कहना यह था 164(2) ये बोलता है कि बाकी किसी कंपनी में आप अपॉइंट नहीं होगे, हमारी कंपनी में जहां डिफॉल्ट हुआ है वहां पर रीअपॉइंट नहीं होगे, तो अभी जब तक टेन्योर है तब तक चलेगा। बाकी किसी कंपनी में आप रीअपॉइंट नहीं होगे, सॉरी अपॉइंट नहीं होगे बोला है, बाकी किसी कंपनी में आप अपॉइंट नहीं होगे बोला है। तो ठीक है ना, बाकी किसी कंपनी में अपॉइंट नहीं होगा बोला ना, हम बाकी कंपनी में ऑलरेडी हैं, हमको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज ये हुआ है कि बाकी किसी कंपनी में अगले 5 साल तक अपॉइंट नहीं होना है, तो हम अपॉइंट तो हो ही नहीं रहे बाबा, हम तो ऑलरेडी उन कंपनी में डायरेक्टर हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हम रीअपॉइंट तो हो सकते हैं ना, क्योंकि आपने ये बोला जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ वहां रीअपॉइंट नहीं होना है और दूसरी कंपनी में अपॉइंट नहीं होना है। अरे हम ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं तो हम रीअपॉइंट तो हो ही सकते हैं ना, रीअपॉइंट तो हो ही सकते हैं ना, रीअपॉइंट में क्या दिक्कत है? इसमें इतना प्यारा रिस्पांस आया, इतना प्यारा रिस्पांस आया रिस्पोंडेंट का। इसमें रिस्पोंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है, आरओसी भी है, सब है। उनने बोला ओ मूर्खो ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं बोला मूर्खो, मैं फन क्रिएट कर रहा हूं जस्ट। 164 को आप अकेले नहीं पढ़ सकते बोले,
164 को अपने को 167 के साथ पढ़ना है। 164 को अपने को 167 के साथ पढ़ना है। 167 में क्या लिखा है कि 164 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर रही तो आप 167 में आपका ऑफिस खाली हो जाएगा। अरे ऑफिस खाली हो गया मतलब आप अदर कंपनी से भी हट गए, यानी कि अदर कंपनी में भी अगर आपको अब जाना है तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो हम वही तो बोले कि बाकी किसी कंपनी में आप क्या नहीं हो सकते, अपॉइंट नहीं हो सकते। तो तुम क्या ये अपॉइंट रीअपॉइंट खेल रहे हो? 164 को 167 के साथ पढ़ा जाए। जो तुम बोल रहे हो ना हम ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो हम रीअपॉइंट तो हो सकते हैं। अरे तो 164 में जब तुम डिस्क्वालीफाई हुए तो 167 में तुम्हारा ऑफिस बाकी कंपनी में भी खाली हो गया, समझे? तो बाकी कंपनी में भी तुमको एज अ डायरेक्टर के लिए वापस अपॉइंट होना पड़ेगा। और हम अपॉइंटमेंट में ही तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे कि 5 साल तक मत होना, वहां पे भी डिफॉल्ट करोगे नहीं तो। बराबर, पॉइंट 1 नंबर था ये वाला। दूसरा, रिस्पोंडेंट ने ये बोला कि भैया जो तुम बात कर रहे हो ना ऑडी अल्ट्रम पर्टम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, भैया हम तुमको थोड़ी निकाल रहे हैं। ये शेयर होल्डर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर थोड़ी कि शेयर होल्डर जब रिमूव करता है डायरेक्टर को तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हट दे रहा है। तुम्हारी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है। ये देखो, नो क्वेश्चन ऑफ इशूइंग प्रायर नोटिस और फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्यों? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ में लिखा है ये बात। कोई तुमको एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जो शेयर होल्डर निकालते हैं ना रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, वैसे थोड़ी कर रहे हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जा रहे हो। तुम लॉ बोल रहे हो तुम ऐसा करोगे तो हटोगे, तो इसमें कौन सा तुमको नोटिस जाएगा? हम अगर निकालेंगे तो नोटिस भेजेंगे। लॉ निकाल रहे तो क्या तुमको लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तुमको नोटिस भेजेगा? ऐसा कहना था रिस्पोंडेंट का। और बोले इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन एज अ प्ली। तुमको पता है ना लगातार 3 साल तक अगर तुम डिफॉल्ट करोगे तो तुम डिस्क्वालीफाई हो, ये पता है ना। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत पहले पढ़ते हैं फाउंडेशन लेवल पे कि लॉ आपको नहीं पता था ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। ये बात आपको पता थी तो फालतू की बातें मत करिए कि नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, नोटिस नहीं मिला, अपॉइंट रीअपॉइंट, ये सब मत खेलो। चलो ये सारी बात हो गई। मैंने आपको एक ये वाली बात बता दी 164(2) की भाई कि ये प्रोस्पेक्टिव लगेगा प्राइवेट कंपनी के लिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव लग सकता है पब्लिक कंपनी के लिए। तो जितने भी प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर 1/4/14 के पहले जो डिफॉल्ट हुआ था वो बच गए बेचारे डिस्क्वालीफाई होने से, इसकी वजह से। ठीक है, अब यहां पे एक जो बात थी कि भाई एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रीजन बताया गया, पेंडेमिक हो गया, लॉक, अभी ये तो अभी चल रहा है भाई, ये तो अभी चल रहा है। पहले का क्या, तो यहां पे और क्या बोला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कि 164 167 जो है, एक तो नोटिस भी नहीं दे रहा है, खतरनाक भी है, कुछ रीजन भी हो सकता है, इंटरनेट नहीं मिला इसके लिए नहीं कर सकते। तो पहले ना इसके लिए आंसर दिया कोर्ट ने ये बोला कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन लगातार 3 साल होने के बाद आती है, यानी कि लगातार 3 साल डिफॉल्ट करो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन आती है। तो लगातार 3 साल तक पेंडेमिक, इंटरनेट इशू, लॉकडाउन यही चल रहा था क्या तुम्हारा? नहीं ना। तो ये फालतू की बातें नहीं करो, बोले कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इनने क्या बोल दिया पता है क्या कि सेक्शन 164 167 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 1G के अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि नेचुरल जस्टिस नहीं हो रहा था, तो ये तो आंसर मिल ही गया। आर्टिकल 19 1G ये बोलता है कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो बोले सेक्शन 164 एक डायरेक्टर को उसका प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से रोक रहा है क्योंकि वो बहुत डेंजर है। आर्टिकल 19 1G के अगेंस्ट है, क्योंकि वो मेरे को मेरा प्रोफेशन एक्सरसाइज नहीं करने दे रहा है कंपनी की डिफॉल्ट की वजह से। गलती कंपनी की थी, मेरे को 5 साल डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कोर्ट ने बोला भैया धैर्य रख, 164 और 167 जो बना है ना, ये क्रेडिटर्स को और जनरल पब्लिक के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। और बोले पढ़ो आर्टिकल 19G का एक्सेप्शन, जहां पे ये बात लिखी हुई है कि अगर जनरली पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपको ये फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़े ना, किसी प्रोफेशन ट्रेड ऑक्यूपेशन को रिस्ट्रिक्ट भी करना पड़े ना पब्लिक इंटरेस्ट में, तो आप कर सकते हो। तो ये 164 आर्टिकल 19G के फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन में आ रहा है, क्योंकि 164 और 167 पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि आर्टिकल 19G को भी ऑफेंड नहीं कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो ना कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से काउंसिल आया था, जिनने ये बोले ओ डायरेक्टर भाई साहब, पहली बात तो चलो ये तो 19G के एक्सेप्शन में आ रहा है, दूसरा ये आपका कोई फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है डायरेक्टर बनना। डायरेक्टर बनना ये टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है, जिसको स्टेट बराबर से रेगुलेट कर सकता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, किसी कंपनी में आप डायरेक्टर बनो।
तो पहली बात तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो यहां पे तो कोई बात ही नहीं आती ऑफेंड और दूसरी बात अगर मान लो ऑफेंड हो भी रहा है तो भैया आर्टिकल 19G का एक्सेप्शन पढ़ो जो बोलता है पब्लिक इंटरेस्ट में आप इस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो 164 में तब भी वो आर्टिकल 19G के एक्सेप्शन में 164 तो भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो तुम सोचो लॉयर अपने क्लाइंट के लिए कैसी कैसी बात कर देते कि जिस कंपनी में वो ऑलरेडी है, चलो वहां तो वो कंटिन्यू करेगा जब तक टेन्योर है, दूसरी कंपनी में लिखा है कि आप अपॉइंट नहीं हो सकते, हम तो ऑलरेडी, तो रीअपॉइंट कर दो बोलता है, बराबर है। तो फिर उनको ऐसा आंसर दिया गया। लॉकडाउन की बात बता रहे, बस ये वाला डिसीजन उनके फेवर में था, उनके काउंसिल के, कि भाई प्राइवेट कंपनी के केस में जब पहले गवर्न नहीं हो रहा था 1956 में, पहली बार 1/4 से आया, तो 14, 15, 15, 16, 16, 17 उसके बाद का देखो ना, उसको रेट्रोस्पेक्टिव मत लगाओ। तो प्राइवेट कंपनी के केस में 164(2) रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं प्रोस्पेक्टिवली लगेगा, यानी कि पीछे के जो डिफॉल्ट है, अगर डायरेक्टर 1/4/2014 के पहले जो पूरे 3 साल कुछ डिफॉल्ट करके रखा होगा, उसके लिए वो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। 1/4 के बाद, 1/4/2014 के बाद लगातार 3 साल हुआ होगा तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सर ये 546 पेज का जजमेंट आपको कहां से मिला, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पढ़ लेना, बहुत मजा आएगा। मैं आपको पूरा क्रक्स बताएं, इसमें और 36 बातें थी, लेकिन जो आपके लिए रेलिवेंट है वो मैंने आपको बता के लिया है। इसके अलावा फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, चाहे सीए का हो चाहे सीएमए का हो, और एग्जीक्यूटिव वाले, भाई फ्री कंटेंट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और ऐसे क्रीम कंटेंट लाके देते रहूंगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मोटिवेशन आता है यार तुम्हारे लिए ऐसे बनाने के लिए। टेक केयर, शेयर करो लोगों के साथ। बाय बाय, थैंक यू।